ओके वॉइस आ रही है, चलो ठीक है। तो आज हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे दोबारा से। कल मैंने आपको मेन मेन चीज़ पढ़ाई थी, आज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, सो लेट्स लर्न अबाउट वर्क। ये आपकी बुक में आई थिंक चैप्टर नंबर 11 है, राइट? तो वर्क, ठीक है। तो वर्क किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। वर्क मीन्स आप कुछ भी करें, जैसे कि आप कोई भी वर्क करें, कोई भी सामान इधर से उधर ले जाएं, या फिर आप अपनी स्टडी करते हो या टीवी वॉच करते हो, तो वो काम क्या है कि आप कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो। ठीक है, आप स्लीपिंग टाइम में भी आप सो रहे हो या आप खाना खा रहे हो, एक वर्क हुआ। लेकिन अगर हम बात करें साइंस की डेफिनेशन में, तो वर्क हम कहते हैं केवल तब जब वर्क डन इक्वल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसमें एक फोर्स लगना चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मीन्स कुछ ना कुछ मूवमेंट होनी चाहिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा बुक होल्ड एंड मूविंग विद बुक, यानी कि आप या तो बुक को होल्ड करें एंड दूसरी कंडीशन में आप उस बुक के साथ कुछ मूव करें, आप इधर से उधर जाए। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट इमेज में केवल बुक को होल्ड किया गया है, राइट? और सेकंड इमेज में आप बुक के साथ मूव कर रहे हैं। तो वर्क आप इसमें भी कर रहे हैं क्योंकि आप होल्ड करके खड़े हुए हो, और इसमें आप टहल रहे हो बुक लेके, तो वर्क आप इसमें भी कर रहे हो। लेकिन साइंस की टर्म में आप इस पोजीशन में कोई वर्क नहीं कर रहे हो, नो वर्क। व्हाई यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क? बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, मीन्स देयर इज नो मूवमेंट। आप केवल लेके बुक को खड़े हुए, होल्ड किए हुए हो, ठीक। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट भी कर रहे हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी है आपके में। यानी कि इस कंडीशन में तो आप वर्क कर रहे हो, लेकिन इस पोजीशन में नो वर्क। तो वर्क आप जो कर रहे हो वो क्या होगा, वर्क इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जितना आपने फोर्स लगाया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना आप डिस्प्लेसमेंट, जितना मूवमेंट हुआ। लेकिन इस कंडीशन में आपका जो वर्क हुआ नो डिस्प्लेसमेंट है, तो मींस नो वर्क। तो वर्क में पहले इतनी बात आप क्लियर कर लो, अगर साइंस में अगर हम वर्क को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें इतना समझना है कि वर्क केवल तभी होगा जब कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट में। अगर आप किसी भी सामान को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन आप ले जा नहीं पाए, जैसे कि आप किसी भारी स्टोन को आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप नहीं उठा पाते हो, तो आपने हार्ड वर्क किया, लेकिन साइंस की टर्म में आपने कोई वर्क नहीं किया, योर वर्क इज टोटल जीरो। लेकिन अगर आप उस स्टोन को थोड़ा सा भी लिफ्ट कर पाते हो, थोड़ा सा भी उसको मूवमेंट दे पाते हो, तो मीन्स आपने वर्क किया है। ठीक है, तो वर्क केवल एक ही कंडीशन में होगा, जब आप उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट करते हो। ठीक है, तो वर्क, वर्क इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द मोशन, यानी कि हमने जो एनर्जी लगाई है वो किस में ट्रांसफर हो गई है, मोशन में, उसके डिस्प्लेसमेंट में। तो वर्क इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी बुक या फिर कोई स्टोन जिसमें आपने फोर्स के थ्रू कोई मूवमेंट ला दी वाया एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स।
तो वर्क इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, often represented as the product of force and displacement। तो हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क को, हेलो समीर, वर्क को हम डिफाइन करते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक, तो इसमें एक कंडीशन होती है, जो वर्क, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की सेम डायरेक्शन हो। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा। तो वर्क इज डन व्हेनेवर ए फोर्स मूव्स समथिंग। साइंस में हम वर्क केवल तभी मानते हैं जब हम फोर्स के थ्रू उस ऑब्जेक्ट में कुछ मूवमेंट ला दें। अगर मूवमेंट हमारा नहीं है तो हमारा वर्क भी जो होगा जीरो होगा। ठीक, तो इसकी यूनिट, वर्क की जो यूनिट होती है वो सेम एनर्जी की यूनिट के इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, वर्क करके एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? कोई मुझे बताए वॉइस क्लियर है या नहीं मेरी? ओके, तो वर्क की जो यूनिट होती है जूल, वही यूनिट हम एनर्जी की होती है। एनर्जी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आपका क्या है, वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क की यूनिट हुई हमारी जूल। लेकिन अगर हम बात करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ओके, और डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में। तो न्यूटन मीटर, यानी कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दें, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, कितना, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक मूव कर जाए, तो 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर इक्वल 1 जूल। तो यानी कि उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगी 1 न्यूटन फोर्स एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो यूनिट क्लियर हो गई कि यूनिट हमारी जूल होगी। जूल की जगह हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इक्वल जूल हुआ। तो वर्क इज मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड over a distance by an external force, at least part of which is applied in the direction of the displacement। ठीक है, यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है समझने की, कि हम ये बोल रहे हैं कि वर्क इज मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ तक बात है हमारी कि हमें वर्क जो है एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव, हमने जो फोर्स लगाया है उसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है ओवर ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस तक, बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एट लीस्ट पार्ट ऑफ विच इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इस जो लास्ट ये लाइन में है, इस लाइन का मतलब है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक, जो भी हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उसमें जो मूवमेंट हो वो भी सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लगा हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। लेकिन ये मतलब हर टाइम तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों की जो पोजीशन होगी पैरेलल ही होगी। तब हम वर्क को कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, जैसे कि इसमें ये अभी पिक्चर आपको डिस्प्ले नहीं हुई, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ये मैन पुश कर रहा है, यानी कि मैन क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है।
अभी यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने लिया है 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड बॉक्स मूव्ड बाय 2 मीटर, यानी कि हमने जो फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। लेकिन यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो पैरेलल ही लगाएं। तो जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमें एस डिस्टेंस पे मूव कराना है, जिसके लिए हमने फोर्स लगाया, लेकिन जो फोर्स की जो डायरेक्शन है इस एग्जांपल में पैरेलल नहीं है। फोर्स हमारा ये इस एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि W इक्वल होता है Fs केवल तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम निकालेंगे कंपोनेंट इस F के, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हमें कंपोनेंट चाहिए हॉरिजेंटल वाला, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमें कंपोनेंट भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चाहिए। तो अगर आपने मैथ में ये पढ़ा हो कंपोनेंट निकालने का, तो यहाँ हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पर, तो हमारे कंपोनेंट जो निकलेंगे वो यहाँ निकलेगा f cos थीटा और इधर आएगा f sin थीटा। ठीक, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हो तो मैं इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हमें जो f चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही चाहिए। तो यहाँ हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है हमारा f cos थीटा। ओके, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा f sin थीटा। लेकिन हमें चाहिए केवल अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि W इक्वल एफ एस, जहाँ पर F हमारा S की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होगा। तो हमारी डेफिनेशन बन जाएगी W इक्वल एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई S। तो इस एग्जाम्पल में तो हमारा सिंपल है कि हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि हम सिंपली F मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 20 जूल, हमने इसे सिंपल उसमें निकाल लिया 20 जूल, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो एंगल बन रहा है दोनों पैरेलल है, मींस एंगल हमारा हुआ 0 डिग्री और cos 0 होता है हमारा 1। इतनी बात क्लियर हुई है आप लोगों को? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक, तो अब हम इसमें जो हमारे चैप्टर में एग्जाम्पल हैं उनको हम समझेंगे दोबारा। किसके थ्रू? एंगल के थ्रू, कि हमारा एंगल कितना बन रहा है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सोमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। तो इसमें जो गर्ल है वो स्विमिंग कर रही है, तो इसमें ये क्या करेगी, अपने हैंड से वाटर को पीछे की तरफ पुश करेगी, और न्यूटन के लॉ के हिसाब से वाटर से सेम फोर्स उसको आगे की तरफ पुश करेगा, यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड रहेगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसका फॉरवर्ड रहेगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तब हमारा जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, थीटा इक्वल
0 रहेगा। तो हमारा W इक्वल हुआ एफ एस कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा W इक्वल हो गया एफ एस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। मीन्स यहाँ पर जो हमारा वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव है, कुछ वर्क हम यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा था, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। तो इस एग्जाम्पल में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। इस बर्डन की वजह से डंकी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड है, और जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो W इक्वल हुआ एफ एस कॉस 90। अब इस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो W इक्वल हुआ हमारा 0। तो इस कंडीशन में अगर हम कहें तो हार्ड वर्क हो रहा है, डंकी मूव कर रहा है, मूवमेंट है, वर्क है, लेकिन साइंस के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एंगल बना 90, cos 90 0, तो W इक्वल 0। तो देयर इज नो वर्क इन टर्म्स ऑफ साइंस। अब इस थर्ड एग्जाम्पल में, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर को निकाल रहे हैं कुएं से। तो इसमें हम जो फोर्स लगाएंगे वो लगाएंगे ऊपर की डायरेक्शन में, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा। ये बकेट ऊपर की तरफ आएगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा 0 डिग्री। यानी कि जब एफ और एस सेम डायरेक्शन में होंगे तब हमारा एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है पैरेलल की कंडीशन में। तो थीटा इक्वल 0। तो W इक्वल एफ एस कॉस 0, cos 0 की वैल्यू हुई हमारी 1, और W इक्वल एफ एस, मीन्स यहाँ पर हमारा वर्क हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। मीन्स जब ये ग्रीन प्लांट्स फूड मेकिंग का वर्क कर रही हैं, उस टाइम क्या वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में जो भी फूड मेकिंग की जो प्रोसेस हो रही है वो इंटरनल है। इस प्लांट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जो भी फूड बन रहा है वो इंटरनल है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी कि S इक्वल हमारा 0 है। तो S अगर 0 है तो पूरा प्रोडक्ट F मल्टीप्लाई S कॉस थीटा, S के 0 होने से जो पूरे प्रोडक्ट का वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 0 हो जाएगी। तो W इक्वल हो जाएगा हमारा निखिल, व्हाट इज S एंड W हियर। S है हमारा डिस्प्लेसमेंट हियर, कितना मूव हो रहा है, और W है हमारा टोटल वर्क। W means वर्क। ठीक, तो W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारा कोई भी वर्क नहीं हो रहा इन टर्म्स ऑफ साइंस। ये वाला एग्जांपल हो चुका। ए, एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। अब इस एग्जांपल में ये इंजन इस ट्रेन को आगे की तरफ पुल कर रहा है। तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आगे की तरफ होगी, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा
वो भी आगे की तरफ होगा, यानी कि एफ और एस की जो लाइन है वो पैरेलल है। तो वही सेम रूल, अगर दोनों पैरेलल है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0। और W इक्वल एफ एस कॉस 0, एफ यहाँ पर हमारा फोर्स, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट, और थीटा है 0, कॉस 0 1। तो W इक्वल हुआ हमारा एफ एस, यानी कि इस कंडीशन में भी हमारा वर्क हो रहा है। काशी किशन, वेलकम काशी जी। ठीक है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है हमारी फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की वो पैरेलल है। तो पैरेलल कंडीशन में थीटा इक्वल 0 और थीटा 0, कॉस 0 0, कॉस 0 1 सॉरी। तो W इक्वल एफ एस। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राई इन द सन। इसमें हमारा क्या हो रहा है, फूड ड्राई हो रहा है सनलाइट से, ठीक। तो अगर इसमें भी अगर हम देखें तो वर्क हो रहा है, फूड जो है हमारा ड्राई हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में भी हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। काशी कौन सा सब्जेक्ट की क्लास है? काशी जी ये ना क्लास 9 की साइंस की क्लास ले रही हूँ इस समय मैं, साइंस में चैप्टर 11। हाँ, तो इसमें आपका फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राई इन द सन। तो फूड ड्राई हो रहा है, वर्क हो रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइंस इस फूड में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अपना सिंपल सा रूल है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हमारा वर्क भी नहीं है। तो S इक्वल 0, तो W इक्वल हुआ एफ एस कॉस थीटा। तो इसमें कोई भी एंगल बन रहा हो, जब S ही हमारा 0 हो गया तो टोटल जो वर्क हुआ वो हमारा 0 हो गया। तो इस कंडीशन में हमारा कोई भी वर्क नहीं हो रहा इन टर्म्स ऑफ साइंस, ठीक। तो आज ही हमने वर्क के बारे में जाना है। तो इसमें सिर्फ वर्क में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्क तभी माना जाएगा जब उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट होगा किसी फोर्स के थ्रू। तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है, W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, ठीक। अगर हमारी एफ और एस की जो भी डायरेक्शन है उसमें कितना हमें एंगल बन रहा है, उस एंगल की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, फोर्स और एस, तो हम डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि डब्ल्यू जो होता है, वर्क को जो हम मेजर कर रहे हैं वो एनर्जी की टर्म में मेजर कर रहे हैं। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो एनर्जी की यूनिट की होती है, एनर्जी की यूनिट जूल। इसीलिए वर्क की भी जो यूनिट हुई वो हुई जूल, ठीक। तो अभी आज इतना ही कराऊंगी मैं वर्क के बारे में। तो आप लोग अभी आज न्यूमेरिकल करना, ठीक है। जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी, कल की क्लास में मैं वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको, ठीक है। तो आपके चैप्टर में जितने भी वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर कर आना, ओके।